नहीं समाप्त हो पा रहा, इस खबर को भी हम समझेंगे। भरत एनकाउंटर पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार क्यों हुआ, इस खबर को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। चमचमाती सड़क से कैसे विकसित होगा बिहार, इस खबर को भी विस्तार से समझाएंगे। और झारखंड में एसआईआर को लेकर तैयारी कैसी है, इसे भी समझिए। तो सबसे पहले विस्तार से खबरों को जानते हैं। बिहार के हर जिले में परीक्षा के सौदागरों का नेटवर्क जैसे चल रहा हो। सहरसा में पुलिस ने सॉल्वर गैंग की साजिश का पर्दाफाश करते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। सेटिंग और नौकरी के नाम पर इन लोगों ने परीक्षार्थियों से 5 से 6 लाख रुपए में पूरा सौदा किया था। सिपाही भर्ती परीक्षा की ये वही सौदागर हैं जिसे सहरसा पुलिस ने दबोचा है। इन लोगों ने सिपाही भर्ती परीक्षा में नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से 5 से 6 लाख रुपए का सौदा किया था। यही नहीं, इस गैंग ने इसके लिए अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और ब्लैंक चेक भी जमा कराए थे। सहरसा पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की डिमांड कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए 6 आरोपियों ने कई राज उगले हैं। आरोपियों की मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप चैट, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े संदिग्ध मैसेज मिले हैं। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने साल 2020 से इस नेटवर्क के जरिए ठगी करने की बात को स्वीकार किया है। इस गिरोह का नेटवर्क सहरसा सहित कई जिलों में फैला हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले में 12 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले इस गैंग का पर्दाफाश होने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या बिहार में कोई भी परीक्षा सेफ नहीं है? हर परीक्षा में सॉल्वर गैंग की एंट्री कैसे हो जाती है? परीक्षा के सौदागरों का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। और इसलिए ऐसी घटनाओं के बाद सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि आखिर इन सॉल्वर गैंग का इलाज क्या है। अब खबर तो समझिए, सॉल्वर गैंग क्यों नहीं समाप्त हो पा रहा। सबसे पहले आप ये समझिए कि मामला आखिर ये पूरा है क्या। सहरसा में सॉल्वर गैंग की ठगी का खुलासा होता है। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नाम पर ठगी का खुलासा सामने है। मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 12 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच में जुट गई है। अब यह समझिए कि आखिर यह पूरा का पूरा गैंग गिरोह काम कैसे करता है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर तकरीबन 6 लाख रुपए की मांग कर रहा था यह गैंग। एडमिट कार्ड, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और ब्लैंक चेक भी जमा कराए जाते थे। असली छात्रों की जगह फर्जी छात्रों को परीक्षा में बिठाया जा रहा था। परीक्षा में बैठने वाले फर्जी छात्र योग्य और सक्षम होते थे। साल 2020 से इस पूरे नेटवर्क के जरिए ठगी का खुलासा सामने हुआ है। सवाल से खबर को समझना जरूरी है कि क्या बिहार में कोई भी परीक्षा सेफ नहीं है। हर परीक्षा में सॉल्वर गैंग की आखिर एंट्री कैसे हो जाती है। परीक्षा के इन सौदागरों का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। योग्य सॉल्वर ईमानदारी का रास्ता आखिर क्यों नहीं चुनते और चंद पैसों के लिए अयोग्य छात्रों को पास कराना समाज के साथ क्या धोखा नहीं है। बात भरत तिवारी की करेंगे। आज आरा में बिलौटी गांव में भरत का श्राद्ध कर्म किया गया, तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने भरत एनकाउंटर के इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। भरत को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार, मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने भरत के मामले पर सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह। चेहरे पर उदासी, दिल में भरा दर्द और श्राद्ध कर्म की तैयारियां करते लोग।
ये तस्वीर आरा के बिलौटी गांव की है, जहां भरत तिवारी की मौत के 13 दिन बाद उनका श्राद्ध कर्म किया गया। करीब 15,000 लोगों के लिए श्राद्ध भोज की व्यवस्था की गई। जब बिलौटी गांव में भरत तिवारी के श्राद्ध कर्म की तैयारियां चल रही थी, उसी दौरान करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने उनके एनकाउंटर मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की वेकेशन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और मामले को पहले हाई कोर्ट में ले जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब याचिकाकर्ता पटना हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो अब देखना लाजमी होगा कि कब तक इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है। निश्चित तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। तो सवाल कई हैं, परिवार आखिर न्याय के लिए कितना इंतजार करे, ये सबसे बड़ी चिंता है। अब खबर तो समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि पूरा ये खबर है क्या। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की वैकेशन बेंच की तरफ से यह आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दायर की थी यह याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग इस याचिका में शामिल थी। अब जरा समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर कहा क्या। तो हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ निर्देशित किया। अब यह समझने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार क्यों किया, आप यह समझिए कि सुप्रीम कोर्ट किन मामलों की सुनवाई करता है। तो पहला तो मौलिक अधिकारों का हनन, संवैधानिक मामले, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील, राज्य या फिर केंद्र के विवाद को लेकर भी वो सुनवाई करता है। विशेष अनुमति याचिका जिसे एसएलपी कहा जाता है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। और अब समझिए कि किन मामलों में सुनवाई से इनकार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये विशेषाधिकार है कि वो हर याचिका को स्वीकार करे या फिर ना करे, पर इसके लिए भी कुछ तय मानक हैं, जैसे अधिकार क्षेत्र का अभाव होना, यानी अगर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और उसे पहले निचली अदालत या हाई कोर्ट में सुलझाया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इनकार कर सकता है। मामले का पर्याप्त महत्व ना होना, यानी कि अगर कोई कोर्ट को लगता है कि केस का दायरा बहुत छोटा है या उसका कोई व्यापक सार्वजनिक या राष्ट्रीय महत्व नहीं है, तो वो सुनवाई करने से इनकार कर सकता है। अगर कोर्ट ये मान ले कि निचली अदालत या हाई कोर्ट ने सबूतों और तथ्यों के आधार पर बिल्कुल सही फैसला सुनाया था, इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं है, तो भी याचिका खारिज की जा सकती है। या फिर अगर याचिका में कोई नया या महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक मुद्दा नहीं उठाया गया है, तो भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इनकार कर सकता है। भरत के केस में सर्वोच्च अदालत ने यही कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए सक्षम है और इसीलिए याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। बात बिहार के विकास की होगी, जिसकी रफ्तार को बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ी सौगात बिहार को दी। केंद्र सरकार ने बिहार को कुल 53,000 करोड़ की परियोजनाओं की स्वीकृति दी है, जिसमें 13 प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। योजनाओं जो कुल 13 योजनाओं की स्वीकृति मिली है और लगभग 53,000 करोड़ की राशि का पूरा डीपीआर बना है और इसी निमित्त एक और बड़ी उपलब्धि जो मिलने जा रही है। और ऐसे में खबर तो समझिए, चमचमाती सड़क से कैसे विकसित होगा बिहार, इसे समझना जरूरी है क्योंकि सरकार इसी संकल्प के साथ बढ़ रही है। सड़क से बिहार के विकास को रफ्तार कैसे मिलेगी, ये समझने से पहले आप खबर ये समझिए कि 53,000 करोड़ की 13 योजना को केंद्र की तरफ से स्वीकृति दी गई है। कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री भी इस बैठक में उनके साथ मौजूद होते हैं। किन परियोजनाओं को इस दौरान स्वीकृति मिली है, यह जरा जान लीजिए। तो सरिस्ताबाद से लेकर दीदारगंज 6 लेन एलिवेटेड को मंजूरी दी गई, जिसकी लंबाई तकरीबन 13.41 किलोमीटर की होगी।
लागत की अगर बात कर लें तो ये तकरीबन 8,455.86 करोड़ के आसपास आने वाला है। पटना पूर्णिया 6 लेन एक्सप्रेस वे भी इसमें शामिल है। इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 244.96 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। ये इसकी कुल लंबाई जो है वो इस रूप में होगी। लागत जो है 987 करोड़ के आसपास इसमें पहुंचेगी। वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड की भी बात करेंगे जो कि 6 लेन एनएच है और इसमें तकरीबन लागत जो है वो 7,331 करोड़ के आसपास जो है वो पहुंचने वाला है। मनुआ पुल और यूपी के सिबराही के बीच भी पुल का निर्माण होने वाला है और उसमें भी एक अच्छी खासी रकम जो है स्वीकृत की गई है जिससे विकास को रफ्तार हासिल हो सके। सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन भी शामिल है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और सोनबरसा की बात कर ले तो इसकी लंबाई तकरीबन 82.58 किलोमीटर के आसपास होगी। लागत 3,590 करोड़ के आसपास आएगी। मनुआ पुल और यूपी के सिवराही के बीच पुल जो है वो पास किया गया है। पुल और अप्रोच पथ की लंबाई तकरीबन 29.25 किलोमीटर के आसपास होगी। लगभग 1,976 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। अब जरा ये समझिए कि सड़क से कैसे विकास को रफ्तार मिलने वाली है। तो गांव, शहर और औद्योगिक केंद्रों की बात करें, उसके बीच की दूरी जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। यात्रा के लिए समय और ईंधन की लागत जो है वो घटती है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल पाता है, दाम मिल पाता है। आवागमन आसान होने से औद्योगिक विकास रफ्तार पकड़ती है। निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार हासिल होता है, काम मिलता है। सड़कें बनने के बाद से नए व्यवसाय जो हैं वो शुरू होने से अतिरिक्त रोजगार जो है वो हासिल होने लगता है। और यही वजह है कि बिहार सरकार भी राज्य में चमचमाती सड़कों का जाल बिछाने पर इतना ज्यादा फोकस कर रही है। चलिए बात करते हैं एसआईआर की। तो झारखंड में वोटरों के सबसे बड़े वेरिफिकेशन मिशन की शुरुआत हो चुकी है। अगले 1 महीने तक हर घर का दरवाजा खटखटाते हुए बीएलओ नजर आएंगे। हर वोटर का सत्यापन होगा, हर रिकॉर्ड की जांच होगी और इसीलिए एसआईआर तेजी से चलती हुई। 30 जून से पूरे झारखंड में मतदाता सूची का सबसे बड़ा सत्यापन अभियान शुरू हो गया। राज्य भर के बूथ लेवल ऑफिसर अगले 1 महीने तक घर घर पहुंचेंगे, मतदाताओं की मैपिंग करेंगे, इम्यूनरेशन फॉर्म भरवाएंगे और हर वोटर का रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 2,64,63,236 वोटर्स हैं, जिनमें 2,17,20,731 की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 47,42,505 मतदाता अब भी अनमैप्ड हैं। इन 47 लाख से ज्यादा अनमैप्ड मतदाताओं में ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जो स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके हैं, जिनके नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज हैं या फिर जिनकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। अब एसआईआर अभियान के दौरान इन सभी का एक एक कर सत्यापन किया जाएगा। रांची में सबसे ज्यादा और लोहरदगा में सबसे कम अनमैप्ड मतदाता हैं। एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है। अगले 1 महीने तक झारखंड के हर बूथ, हर गांव, हर मोहल्ले और हर घर तक एसआईआर अभियान पहुंचेगा। इसके बाद तैयारी होगी नई मतदाता सूची की, जो आने वाले चुनावों की दिशा भी तय करेगी। ऐसे में यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी ऑपरेशन भी बन चुका है। यह प्रक्रिया लगातार जारी है और अक्टूबर में मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और ऐसे में झारखंड में एसआईआर की इस प्रक्रिया को समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि एसआईआर का शेड्यूल जो है वो क्या बनाया गया, क्या तय किया गया है। तो 20 जून से 29 जून तक ये एसआईआर की प्रक्रिया आपके बीच होती हुई नजर आएगी, जिसमें कर्मचारियों की ट्रेनिंग होगी। 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक बीएलओ हर घर जाकर जानकारी को जुटाएंगे। 5 अगस्त को पहली वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक नाम जोड़ने और सुधार का मौका आपको दिया जाएगा। 5 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक नोटिस और शिकायतों की जांच होगी। 7 अक्टूबर अंतिम वोटर लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा।
अब जरा ये जान लीजिए कि एसआईआर में हिस्सा लेने के लिए आपके पास कौन से दस्तावेज होने जरूरी हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र या फिर पेंशन का आदेश जरूरी है। सरकारी संगठन द्वारा जारी पहचान पत्र या फिर दस्तावेज भी काम आएगा। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी इसमें वैध दस्तावेज में से एक है, जो आपके पास है तो आपका काम बन जाएगा। वन अधिकार का प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो भी ये वैलिड है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। पासपोर्ट, आधार कार्ड, स्थानीय निकाय का परिवार रजिस्टर, राज्य सरकार की तरफ से परिवार रजिस्टर जो तैयार किया जाता है वो भी है तो महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आपके पास है, ये भी जरूरी। अब जरा देखिए कि एसआईआर में आपका नाम जुड़वाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बीएलओ खुद आपके घर पर आएंगे। पर आप सोच रहे होंगे कि कहीं बीएलओ आए और आप घर पर ना हो तो फिर क्या होगा। तो देख लीजिए, बीएलओ कम से कम 3 बार आपके घर पर जरूर आएंगे। पहली बार घर बंद मिला तो नाम नहीं कटने वाला है, ये आप जान लीजिए। बीएलओ हर बार आपके घर सूचना छोड़ेंगे। आसपास के लोगों से जानकारी भी बीएलओ की तरफ से लिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आपका ना एसआईआर से कब नाम जो है वो एसआईआर से कब हट सकता है। अगर आप घर का पता बदला क्या है, परमानेंट कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं आप, अगर किसी शख्स की इस दौरान मृत्यु हो चुकी है तो उस परिस्थिति में नाम हट सकता है। एक से ज्यादा बार नाम अगर दर्ज हो चुके हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी हटाया जा सकता है। कोई शख्स अगर भारतीय नागरिक नहीं है तो उसका नाम काटा जा सकता है। और चलिए बात कर लेते हैं बिहार के सरकारी स्कूल की, जहां पर बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खगड़िया में भी बच्चे स्कूल में कीड़ा मिला हुआ खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। 50 से ज्यादा बच्चों के बीमार पड़ने के बाद हाहाकार मच गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार। थाली में कीड़ा मिला खाना। मिड डे मील के नाम पर जहर। बिहार के स्कूलों में मिड डे मील पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर है खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल की, जहां जहरीला मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बेड पर लेटे हैं। इन बच्चों को एक बार फिर मिड डे मील के नाम पर जहर परोसा गया। प्राइमरी स्कूल सुखदेव सुमन साहलेवा में कीड़ा मिला हुआ खाना खाने के बाद बच्चों को उल्टी होनी शुरू हो गई। एक साथ 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद हाहाकार मच गया। तत्काल सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। वहीं घटना के बाद प्रशासन और मेडिकल की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई। बच्चों का कहना है कि खाने की शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में। इसी स्कूल में? जी सर। स्कूल में खाना बढ़िया मिलता है? नो सर, बढ़िया नहीं मिलता है। आज बहुत बच्चा बीमार हो गया इस खाना खाने के बाद। कितना बच्चा को देखे? हम 10-15 बच्चे को। खाना का बढ़िया क्वालिटी नहीं रहता है। सरकारी स्कूल में मिड डे मील में कीड़ा मिलने की ये कोई पहली घटना नहीं है। कभी खाने में छिपकली मिलती है, कभी बच्चों को सड़ा चावल मिलता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चों की सेहत के साथ बार बार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। क्या मिड डे मील के नाम पर जहर परोसा जा रहा है? भोजन की गुणवत्ता का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है? क्या बच्चों की जिंदगी भगवान भरोसे है? न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। और ऐसे में खबर तो समझिए, खगड़िया में एमडीएम खाकर 50 बच्चे बीमार हो जाते हैं। खाने में कीड़ा मिलने की बात सामने आ रही है कि बच्चों ने जो खाना खाया उसमें कीड़ा था। मेडिकल की टीम ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पहले भी हालांकि शिकायत की गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जहरीला खाना परोसने के एमडीएम के कई मामले सामने आ चुके हैं।
कभी खाने में छिपकली मिल जाती है, कभी बच्चों को सड़ा चावल अंडा दे दिया जाता है। बच्चों की सेहत से लगातार खिलवाड़ क्यों हो रहा है, यह बड़ा सवाल है। सवाल से अब खबर को भी समझिए कि बच्चों की सेहत से बार बार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। भोजन की गुणवत्ता का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। इतने मामले सामने आने के बाद भी इस पर सतर्कता क्यों नहीं बरती जाती है। बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कौन जिम्मेदार है। क्या बच्चों की जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है, यह बड़ा सवाल। इस बुलेटिन में बस